तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स क्या है बताओ? It involves organization and representation of data हम्म, and analysis as well. ठीक है। तो इसमें एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड देयर इज वन अदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड सेंसस। इस तीनों का क्या मतलब हुआ? चलो फटाफट बोलते चले जाओ, मतलब इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल लॉजिक, ऐसा कोई फिक्स डिफिनेशन है नहीं, तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सेंसस तो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, मतलब जनगणना। हाँ, मतलब इन जनरल हम लोग पॉपुलेशन काउंटिंग को सेंसस बोलते हैं, बट जब भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वेरिएबल की बात होती है, जब इंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं ना, तब हम उसको सेंसस कहते हैं। मतलब यू डोंट टेक डेटा ऑफ सैंपल। जैसे इन जनरल क्या होता है कि हम सैंपल का डेटा लेके उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। यहाँ पे हम सैंपल से नहीं, इंटायर पॉपुलेशन पे ही स्टडी करते हैं। तो जैसे मान लो कि इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ, पहले ये समझो कि डिस्क्रिप्टिव में कंपाइलेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ना, इसकी स्टडी करते हैं। और मतलब यस, इसको ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हुआ। इन्फ्रेंशियल में हाउ टू फाइंड इन्फ्रेंसेस या हाउ टू एनालाइज द डेटा। जैसे मान लो कि आपके पास एक एक बड़ा पॉपुलेशन है, उसका आपने सैंपल निकाला, ठीक है। सैंपल आपने कम मेंबर में निकाला, जैसे ये समझो 2000 लोगों का एक पॉपुलेशन है, बट यू डोंट वांट टू स्टडी फॉर द इंटायर 2000 पीपल। तो आपने इसमें से 200 का रैंडम सैंपल निकाला, और फिर आपने उसका रिलेवेंट डेटा कंपाइल किया। यहाँ तक हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। और फिर उससे अगर आपको कोई इन्फ्रेंस निकालना है, लाइक अगर स्टूडेंट्स हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उनके स्टडी पे मोबाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब इसकी स्टडी के लिए जो भी हम उस पे एनालिसिस करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे, वो विथ व्हाटएवर द मॉडल और मैथ्स और स्टैटिस्टिकल वे, वो आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है, ठीक है। So basically, hypothesis testing, नहीं inferential नहीं, statistics, नॉट ओनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग, not only, but it is a part रिग्रेशन, of कोरिलेशन स्टडीज, ये सब इन्फ्लुएंशियल में आता है। inferential में आता है. क्योंकि हर चीज से आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो ना, या नॉलेज एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ तक तो हो गई हमारा बेसिक जो ब्रांचेस है स्टैटिस्टिक्स के, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं वो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स इन मतलब फेज वाइज। सबसे पहली चीज जो है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एंड हाउ डू यू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी? बोलो, सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? Most of the data जहाँ जाके occupy, like the median, um, हाँ, मतलब जैसे मान लो कि तुमने एक 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 कॉलेज के बच्चों का स्टडी कर रहे हो कि उनकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या है। तो आपने पूरे कॉलेज से रैंडम सैम्पलिंग करके 200 बच्चों का सैंपल लिया, और फिर उनके पॉकेट मनीज को लिस्ट करना शुरू किया। तो ऐसे करके मान लो ये पॉकेट मनी का लिस्टिंग है। तो ये जो पूरा डेटा है, so can we have and can we tell through one single data कि वो किसके अराउंड मूव कर रहा है? Although not all the data can be easily visualized through this, but still एक statistics में है कि we can have different type of central tendency measures, जिसके थ्रू one central data या one such data we can find out, जिसके अराउंड सारे जो वेरिएबल है, जो वैल्यूज हैं, वो आपको विजुलाइज हो सके। तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तीन मेन और मेजर तरीका है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। मीन, मीडियन एंड मोड।
मीन क्या होता है बताओ? टेल मी व्हाट इज मीन? एवरेज। हाँ, मीन इज जस्ट अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन दोनों बोलते हैं। इट इज जस्ट एवरेज। जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही हम मीन निकालते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो कि इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आपका मीन होगा। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि सिग्मा एक्स यानी कि समेशन ऑफ एक्स, जो भी वैल्यूज हैं एक्स की, उस सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे तो ये आपका मीन या एवरेज कहलाएगा। इसको कभी कभी हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स है। एक होता है वेटेड मीन, उसको क्या क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट इज वेटेड मीन? वेटेड मीन क्या होता है? मतलब इस इन सब टर्म्स को ना बेसिकली तुमको समझ लेना है। पेपर में ऐसा कोई कैलकुलेट करने का नहीं आएगा, बट इसके कंसेप्ट्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो डायरेक्टली थ्रू थ्योरी, डायरेक्टली थ्रू कंसेप्ट्स आप उसको आंसर कर पाओगे। वेटेड मीन ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हें पता है कि मतलब जब एक्स में ही देखा जाए तो जैसे 4 की वैल्यू जो है, मतलब 4 वैल्यूज आर 6, 8 वैल्यूज आर 5, तो ऐसे करके अगर 4 और 8 के कॉम्बिनेशन में है तो हम अलग अलग 6 6 6 और 5 5 5 ऐसे ऐड ना करके दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर स्टिल यहाँ 12 है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये वेटेड मीन निकालने का तरीका है। यहाँ पे तुम्हें बहुत एडवांटेजियस नहीं लग रहा है, बट टेबुलर फॉर्म का डेटा है जहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, वैसे सब केसेस में वेटेड मीन बहुत काम आता है, ठीक है? सो डिफाइन कैसे करेंगे? इसको मतलब ऐसा है ना कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो कि एफ वैल्यू जो है, लेट से एफ नहीं, मान लो कि x1 वैल्यू जो है n1 लोगों के पास है, x2 वैल्यू जो है n2 लोगों के पास है, और x3 वैल्यू जो है वो n3 लोगों के पास है। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करके एक बार में डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 से कर दिया। तो मोर और लेस इट इज सेम एज एवरेज। ये बस थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता है आंसर करने का, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक एवरीवन? यस sir. सर। कुछ भी टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज मीडियन। मीडियन क्या होता है बताओ? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे डेटा को रखते हो तो होता क्या है कि यू विल नॉट गेट मिडिल वैल्यू एवरी टाइम अनटिल इट इज नॉट इन ऑड नंबर्स, तो मिडिल वैल्यू होगा नहीं। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला 1 1 4 8 9, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो 5 है, तो इसका मिडिल वैल्यू आपको दिखता है। तो इस केस में मीडियन क्या होगा? 4 मिडिल वैल्यू। यू डोंट हैव टू कैल, इसका एवरेज निकालेंगे तो कहीं ज्यादा आएगा, बट सिंस मीडियन डजंट रिक्वायर और डजंट गेट एनी रेफरेंस फ्रॉम एवरेज और सिर्फ बीच की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं इसको कि सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, जो सबसे बीच का होता है वो आपका मीडियन होता है। बट व्हाट इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इन इवन नंबर्स, जैसे मान लो 2 2 4 6 8 9 13 एंड 15, 3 3 6 2 8। हाँ, तो जैसे 8 है, ठीक है? तो 8 नंबर है, अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा बताओ? इन दोनों के बीच का नंबर होगा, इन दोनों, किन दोनों के बीच का? मतलब 6 और 8 की। 6 और 8 एग्जैक्टली। हाँ जो आई सेंटर के थिंक। दो वैल्यूज है इसका एवरेज बेसिकली, है ना? तो अगर आपके सेंटर का दो वैल्यू आपको मिल गया 6 एंड 8, you just need to calculate the average of these two, which is 7। तो इसका जो आपका मीन आया वो 7 आया।
तुम जैसे अभी हम लोग क्या है कि जैसे इंडियन बिजनेस स्कूल्स जो है उसके प्लेसमेंट्स के बारे में देखोगे ना, तो वो एवरेज प्लेसमेंट बताते हैं, बट इंटरनेशनली इट इज एक्सेप्टेड कि आप मीडियन बताओ, है ना, वो भी लास्ट 20% और फर्स्ट 20% को हटा के, या उससे फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली, आप मीडियन वैल्यू बताओ कि बीच में, मतलब 50%, इससे ये भी पता चलता है ना कि 50% ऑफ पॉपुलेशन इज above 7 and 50% of populations are below 7. So median actually gives you the central value exactly, the middle value exactly. और फिर मोड क्या होता है बताओ? मोस्ट रिकरिंग सबसे ज्यादा होती है। हाँ, द मतलब हाईएस्ट ज्यादा- फ्रीक्वेंसी जिस नंबर का रहेगा उसको हम मोड बोलेंगे, है ना, वैल्यू विथ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अगर मान लो कि कोई सेट में है ही नहीं, मतलब डबल भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, उस केस में मोड क्या होगा? बोलो। क्या सर, क्वेश्चन क्या है? मतलब जैसे मान लो कुछ 5 नंबर ऐसे हैं जिसपे कोई भी नंबर जो है ना रिपीट नहीं हुआ, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? या उस केस में मोड होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। हाँ, वी से दैट मोड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो जैसे मान लो कि डेटा ऐसा है 2 4 8 1 4 6 2 9 4, इसका मोड क्या होगा? 4। एग्जैक्टली, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर जो है वो 4 है। और अगर 2 भी 3 टाइम्स होता फिर क्या होता? तब दोनों ही मोड होते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा, मोड की जरूरत ऐसे पड़ती है, जैसे मान लो कोई शर्ट की कंपनी है, ठीक है, नई नई कंपनी है, एंड दे कैन मेक अ शर्ट ऑफ 39 40 42 44, ये सारे साइज के शर्ट्स वो बना सकते हैं। तो अगर उनको ऐसा है कि वो एक ही साइज की शर्ट बनाना चाहते हैं टू लॉन्च इन द मार्केट, तो उस पर्टिकुलर मार्केट में जिसमें वो लॉन्च करते हैं, उसमें का हम सैंपल लेके वी कैन चेक कि व्हाट साइज शर्ट साइज दे वियर, और उसमें अगर मोड 42 का है तो वी कैन मेक द 42 शर्ट साइज। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेस पर्सपेक्टिव में कई बार मोड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मीन। ठीक है, अब बात आती है कि केवल सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा टाइप का तो पता चलता नहीं है। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे तुम एक नदी के पास खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इस नदी की, इस रिवर की जो एवरेज डेप्थ है वो 2 फीट है, तो विल यू गो इनसाइड? अगर आपकी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 4 इंच है ना, या 5 फुट ही है, जो भी, विल यू गो इनसाइड द रिवर? नो वाई? सर, क्योंकि 2 फीट एवरेज है तो हाँ, सो यू वी नो डोंट द नो रिवर इज, हाईएस्ट कितनी गई है। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको पता नहीं होता है, तो इस वजह से सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट सफिशिएंट, और डू नॉट रिप्रेजेंट द डेटा इंटायरली। तो अब उसको ये करने के लिए कि मतलब उसको ज्यादा क्लैरिटी में लाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे सबसे पहला तो रेंज बता दो कि एवरेज जो है वो 4 का है, बट रेंज इज 1 to 12। ठीक है, तो इससे थोड़ी क्लैरिटी आती है। फिर दूसरा पता चला, लोगों ने बोला कि नहीं, रेंज जो है
वो भी कई बार बहुत कम और बहुत ज्यादा वैल्यू का हो सकता है, कि मतलब 0 और 100 भी हो सकता है, और स्टिल एवरेज कैन बी 4। तो फिर क्या करो कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर ऐसे करके रेंज बताओ। तो ये इसको क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। हर क्वार्टर पे अलग अलग रेंज बताओ। सर हाँ, एक बार रेंज का भी मतलब बता दीजिए। रेंज का मतलब स्मॉलेस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। हम्म, तो पहला हमने रेंज बताना शुरू किया, फिर क्वार्टाइल बताना शुरू किया। ऐसा नहीं कि वो अब नहीं बताते, अब भी वो यूज होता है, बट जो मैथमेटिशियंस थे या स्टैटिस्टिशियंस थे, दे वांटेड टू कम अप विद द न्यू वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो क्वार्टाइल रेंज हो गया। फिर उसके बाद आता है कि लोगों ने बोला एवरेज डेविएशन भी बता सकते हैं। तो एवरेज डेविएशन तो आइडियली 0 होगा। अगर तुम मीन लेते हो कोई, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, इसका मीन निकालोगे तो 3 आएगा। एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, ठीक है। अब यहाँ पे डेविएशन कितना है? -2 का। यहाँ डेविएशन है -1 का। यहाँ डेविएशन है 0 का। यहाँ डेविएशन है 1 का, और यहाँ डेविएशन है 2 का। So when you add all these deviations, you will always get 0. तो अगर आपको एवरेज डेविएशन निकालना भी है, तो आपको डेविएशन का पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेना पड़ेगा। इवन इट इज नेगेटिव, you will take the positive value, so that deviation should be the मतलब deviation should be counted, not the डायमेंशन, कि किस डायमेंशन में डेविएशन है। आज छोटा है या मतलब वैल्यू छोटी है बड़ी है, तो ये एवरेज डेविएशन है, जिसमें हम डेविएशन की पॉजिटिव वैल्यू को लेकर नंबर ऑफ उससे हम डिवाइड करते हैं। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट। क्या मैंने ये बताया कि अगर मैं एवरेज से डेविएशन निकालना सोचूं, तो वो तो 0 होगा टोटल डेविएशन हमेशा, क्योंकि एवरेज तुम लोग को पढ़ाया गया ना मैथ्स में भी, कि सबको एडजस्ट करके एवरेज बनता है। जिनके पास ज्यादा वैल्यू होती है वो कम वालों को देते हैं, कम वाले वैल्यू ज्यादा वाले से लेते हैं, और सब इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर हम टोटल डेविएशन को ऐड करें तो दैट विल बी 0, है ना। समझ में आ रही है बात? बट तो तब भी तुमको अगर डेविएशन का वो पता करना है कि डेविएशन किस रेंज में हो रहा है, एवरेज डेविएशन क्या है, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यूज लेके, इवन नेगेटिव डेविएशन के भी पॉजिटिव वैल्यू लेके उसका एवरेज निकाल लो, जिससे ये आइडिया रहेगा कि डेटा जो है फ्लक्चुएट कितना कर रहा है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। you want to invest in share। एक सेकेंड, स्क्रीन फ्रीज हो गया, 1 मिनट वेट। वेट करो 1 सेकेंड। So in order to do that, we introduced average deviation। जहां पे आप डेविएशन के पॉजिटिव वैल्यू को आप पॉजिटिव वैल्यू करके, या निगेटिव भी है तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके उसका एवरेज निकाल देते हो। तो ये आपका एवरेज डेविएशन है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक बैट्समैन ए है जिसका एवरेज बैटिंग स्कोर जो है 50 है, बैट्समैन बी का भी एवरेज बैटिंग स्कोर 50 है, ए का एवरेज डेविएशन जो है वो 5 है, बी का एवरेज डेविएशन जो है वो 40 है। तो विच बैट्समैन इज मोर रिलायबल? बी।
नहीं, ए सर रिलायबिलिटी ए की ज्यादा है ना, मतलब यू कैन बी डेविएशन ज्यादा तो ए का है ना? डेविएशन कम ए का है ना, 5 डेविएशन है, एवरेज डेविएशन जो है। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट। हाँ, तो मतलब अगर आपका डेविएशन कम है तो एटलीस्ट यू कैन रिलाई ऑन दिस नंबर कि वो 50 के आसपास तो स्कोर करेगा ही करेगा। बट इफ द बी हैज लार्जर डेविएशन, जैसे कि एवरेज डेविएशन 40 का है, दैट मींस कि बी कैन स्कोर वेरी लेस एंड समटाइम्स वेरी हाई। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप एज एन कैप्टन हो तो यू कैन डिसाइड कि विच प्लेयर टू बी, उसको कब उसको बैटिंग दिया जाए। तो अगर अगर इफ रिस्क सिचुएशन जहां पे आपको बैट्समैन को सेव करके रखना है या विकेट नहीं गिरने देना है, यू विल बी गोइंग फॉर ए। बट ऐसा कोई केस है जहां पे आपको बैट्समैन पे रिस्क ले सकते हो कि लेट्स पुट दिस विकेट एज एन रिस्क, तो आप उस केस में बी को उसको और बैटिंग दोगे। पॉइंट ये है मेरा कि डेविएशन जो है इट इज नीडेड। कई सिचुएशन है, नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में भी यू विल फाइंड कि डेविएशन इज नीडेड। जैसे मान लो कि अगर आप एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू गॉट टू नो दैट कि एक शेयर है जो 12% का रिटर्न देती है, दूसरा म्यूचुअल फंड भी 12% का रिटर्न देता है, बट पहले वाले का डेविएशन जो है वो 3 है एवरेज डेविएशन, और दूसरे वाले का एवरेज डेविएशन जो है वो 10 है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा? जहां पे एवरेज डेविएशन ज्यादा होगा, है ना? बोलो। यस सर। तो ऐसे कई सारे सिचुएशन पे डेविएशन मेजर करना है, बट ये जो मेजरमेंट ऑफ डेविएशन है वो मैथमेटिक्स वाले लोगों को पसंद नहीं आया। दे वांटेड समथिंग मोर और बेटर। तो उसको अभी स्क्रीन फ्रीज हो गया ना तुम लोग के लिए? हेलो यस सर। यार, ये क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेट।